यो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 सिविक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी दी हुई है, बेसिकली एक इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो हरियाणा असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें दो पार्टीज थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि भजन लाल जी की थी, और एक थी इंडियन नेशनल लोक दल जो कि देवी लाल जी की थी। तो ये जो थी कांग्रेस के ओपोजिशन में थी और ये लोक दल के ओपोजिशन में थी। तो क्या हुआ कि तो इन्होंने देवीलाल जी ने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जितने भी लोन्स अभी तक जितने भी फार्मर्स के ऊपर लोन्स है वो सब हम माफ करा देंगे। तो ये पार्टी काफी टाइम से चली आ रही थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक मूवमेंट निकाला, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए युद्ध करना। अब लोग जो थे वो ऑलरेडी कांग्रेस से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे। तो वो और देवीलाल जी का जो आइडिया था कि लोन माफ करा देंगी, उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। तो लोक दल के जो एलाइज थे, यानी इसके जो पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने 76 सीट्स जीती 90 सीट में से, और लोक दल ने अकेले 60 सीट्स जीती, और जो कांग्रेस थी वो सिर्फ 5 सीट जीत पाई। अब इलेक्शन के बाद चौधरी देवीलाल जी जो थे वो नए चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। लोकदल पार्टी ने अगले 4 साल तक रूल किया और 1991 में हरियाणा असेंबली इलेक्शन हुए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और उसकी गवर्नमेंट बन गई। तो ये बेसिकली आपको एक हरियाणा असेंबली इलेक्शन के बारे में समझाया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। तो इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलरली डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, और इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल पे होते हैं हमारी कंट्री में, हम सब जानते हैं। इलेक्शन जो होते हैं वो 100 से ज्यादा कंट्रीज में होते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के चल सकती है? तो हाँ, इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेसी चल सकती है अगर सारे लोग एक साथ बैठकर किसी भी चीज पर डिसीजन लें। लेकिन ये स्मॉल कम्युनिटी के लिए तो बढ़िया है भाई, छोटी सी कम्युनिटी है, वहां पे तो इलेक्शन ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी कम्युनिटी है तो वहां पे ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस केस में जो बड़ी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं खुद में से। इन केस वो उन रिप्रेजेंटेटिव को फाइंड कर सकते हैं ऐसे कि जो भी डिमांड हो लोगों की, और उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग होते हैं वो अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। जैसे कई क्लासेस होती हैं तो क्लास में से एक मॉनिटर चूज किया जाता है जो कि पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही लोग अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और अगर वो उनके लिए सही से काम नहीं कर रहा होता है तो अगले इलेक्शन में उसे चेंज भी करा सकते हैं। अब इलेक्शन से क्या होता है कि जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किए होते हैं अगले इलेक्शन में उन्हें रिमूव कर सकते हैं। नाउ इन द इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं वो कई सारी चॉइसेस करते हैं, ठीक है। वो उनके पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ये चूज कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वो ये चूज कर सकते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसके मेजर डिसीजंस कौन लेगा। वो ये चूज कर सकते हैं कि जो पार्टी है उसकी पॉलिसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ मेकिंग है, वो कौन सी पार्टी होगी। तो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है, कैसे, क्या क्या डिमांड होती है। जैसे कि हर एक वोटर के पास 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। कैंडिडेट्स और पार्टी जो होती है उसमें फ्री कॉन्टेस्ट इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन में वोट डालने के लिए कोई पैसा या कोई रकम नहीं देनी होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्री होनी चाहिए। तो हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाएगा। और रियल चॉइसेस होनी चाहिए। इलेक्शन यानी कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जो है रेगुलरली हर कुछ सालों पे लिए जाए, जैसे इंडिया में हर 5 साल पे होते हैं इलेक्शन। और जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उन्हें लोग इलेक्ट करें, ठीक है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर में कराना चाहिए। यानी कि जो लोग चूज कर रहे हैं, जिसको भी चूज कर रहे हैं, उसको किसी भी अंडर प्रेशर वो चूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी दबाव में चूज नहीं कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं उसको अपनी खुद की मर्जी से। तो हो गया फ्री और फेयर मैनर में करानी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी होता है। तो क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा है? कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से हमारे इलेक्शन भी 2 तरह से होते हैं, मतलब 2 इलेक्शन के भी 2 पहलू होते हैं। एक होता है डीमेरिट, एक होता है मेरिट्स, यानी उसकी कुछ अच्छी चीजें भी हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की, और कुछ डीमेरिट्स यानी कुछ बुरी चीजें भी हैं। सबसे पहले डीमेरिट्स देखते हैं। तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उससे डिसयूनिटी और फ्रैक्शनलिज्म क्रिएट होता है, यानी लोग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। वो पैसे का भी यूज करती है इलेक्शन को जीतने के लिए, और काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स तक नहीं चल पाता है ये। ठीक है, अब मेरिट्स क्या है, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के। पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है कंपटीशन क्रिएट करता है पार्टीज के बीच में। तो जो हर एक पार्टी चाहती है कि हम इलेक्शन जीते, तो वो क्या करती है, ज्यादा अच्छे अच्छे वादे करती है कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। जैसे देवीलाल जी ने क्या किया था, उन्होंने जो है कहा था कि हम जो है वो सारे जो लोन्स है वो माफ करा देंगे। तो ऐसे अच्छे अच्छे वादे करती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनकी तरफ काम कर गई, और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने उन्हें इलेक्शन में जिता दिया। तो वो लोग अच्छे अच्छे वादे करते हैं, अच्छी चीजें लोगों को देने का प्रोमिस करते हैं। तो पीपल विल मेक अ लॉट ऑफ ऑप्शन। तो लोगों के पास इससे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, काफी सारे लीडर्स होते हैं, और उनमें से किसी एक को लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, पीपल कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लीडर हु सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और जो भी आदमी हम लोग होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर लीडर को चूज कर सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो होता है वो किसके लिए होता है, डेवलपमेंट होता है उससे नेशन का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज से अवेयर था कि जो फ्री कंपटीशन है तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी, डर्टी ट्रिक्स का यूज हो गए, सब जानते थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे। लेकिन तभी उन्होंने इसलिए इसको चूज किया क्योंकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चलने वाला था। तो कि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है। तो आज के जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को सर्व नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइट करते हैं इलेक्शन इसलिए ताकि उन्हें ऊंची से ऊंची पोस्ट मिल सके और मैक्सिमम अथॉरिटी मिल सके। पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी वो पब्लिक के अकॉर्डिंग होगा और वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं, इससे उनके विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी उन्होंने जो वादे किए होते हैं वो उसे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो अगले इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे। इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, दैट्स व्हाई उन्हें उन वादों को अंडर प्रेशर कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर लीडर जो है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं जीताती है पब्लिक उनको। अब हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन। हमारे दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है विधानसभा। लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। विधानसभा इलेक्शन जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, ये भी इलेक्शन हर 5 साल पे होता है। इस इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो जो 5-5 साल पे होता है, और दो तरह के इलेक्शन होते हैं, जनरल, एक होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होता है जो कि हर 5 साल पे होता है। बाई इलेक्शन वो होता है कभी भी ऐसा होता है इलेक्शन में कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो उसकी एक वैकेंसी खाली हो जाती है। कैसे खाली हो जाती है कि वहां का जो भी लीडर होगा, जो भी वहां का नेता बना होगा, उसकी या तो डेथ हो गई है या तो उसने रिजाइन दे दिया। तो वहां पे सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिल करने के लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्योंकि इलेक्शन कराने में बहुत पैसा लगता है तो आप पूरे होल कंट्री में तो नहीं करा सकते, दैट्स वाई सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराते हैं ताकि वहां की वैकेंसी फिल हो जाए। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, हमारी कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया इस पर्पज से, इलेक्शन के पर्पज से। ठीक है, तो जो एरियाज होते हैं इन एरियाज को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक कंट्री को कई सारे एरियाज में डिवाइड किया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर होता है। फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिलाकर कई सारे लीडर्स बनते हैं। इसको आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि सीट्स। ठीक है, तो जो वोटर्स होते हैं जो कि किसी भी एरिया में, जिस एरिया में रह रहे होते हैं, वहां से वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में इंडिया को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि अगर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 543 रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 543 वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन लेवल होता है वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, अब जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेवल पर, उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। लोकल इलेक्शन होते हैं जैसे पंचायत, नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डिफरेंट वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं किसी भी विलेज के सिटी से, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज या वार्ड। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी हटाकर वार्ड यूज करते हैं लोकल इलेक्शन, पंचायत, नगर पालिका के इलेक्शन में। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि बैकवर्ड सेक्शन के लोगों के लिए था, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और फ्री कंपटीशन, ताकि वो लोग भी आगे आ सकें और इलेक्शन और फ्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें।
क्योंकि ना उनके पास कोई रिसोर्स होता है, ना उनके पास एजुकेशन होती है, ना उनके पास कोई कॉन्टैक्ट होता है जिससे वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनके लिए कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी, यानी कि कुछ रिजर्व सीट्स रखी जिनमें सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। अब हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व होती है, लेकिन कितनी सीट रिजर्व होती है। तो 2012 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व होती है SC कैटेगरी के लिए और 47 सीट रिजर्व होती है ST कैटेगरी के लिए। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब। और स्टेट लेवल इलेक्शन हैव ऑल्सो बीन रिजर्व। स्टेट लेवल इलेक्शन में भी रिजर्व होती है कुछ सीट्स वीकर सेक्शन के, लेकिन वो टाइम के साथ वैरी करता है। लेटर उसके आगे ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन होता है इसको बढ़ाया गया डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी, यानी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में भी। और 1/3 जो सीट्स होती हैं वो वुमेन के लिए भी रिजर्व होती हैं और रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजर्व सीट्स होती हैं SC ST के लिए, उसमें सिर्फ ST कैटेगरी के ही कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट में इलेक्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ST के लिए जो सीट्स रिजर्व होती हैं उसमें सिर्फ ST कैटेगरी का ही बंदा या बंदी इलेक्शन लड़ सकता है, नॉट क्लियर। और जो SC के लिए होगी उसमें सिर्फ SC का बंदा या बंदी कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ सकता है। अब वोटर्स लिस्ट क्या होता है। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वो लिस्ट जो होती है जिसमें हम ये लिखते हैं कि कौन वोट देगा इलेक्शन के लिए, वो होती है ऑफिशियली उसे कहा जाता है इलेक्टोरल रोल और कॉमनली कहा जाता है वोटर लिस्ट। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज हम सब जानते हैं कि जो भी बच्चा या बच्ची 18 ईयर्स से अबव हो जाएंगे वो फ्री टू वोट यानी वो वोट दे सकते हैं। अब कौन लोग हैं जो कि वोट नहीं दे सकते, कुछ क्रिमिनल्स जिनका क्रिमिनल साइड बैकग्राउंड हो, सीरियस केसेस में इन्वॉल्व हो, या फिर अनसाउंड माइंड, थोड़े जो जिनका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ हो, ठीक है। अब जब कोई इंसान 18 इयर्स का हो जाता है तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है, या फिर कोई इंसान अगर दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो जाता है, तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका नेम रिमूव कर दिया जाता है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो शिफ्ट हुआ होता है उसमें उसका नेम ऐड कर दिया जाता है। वोटर लिस्ट को हर 5 साल पे अपडेट किया जाता है इलेक्शन से पहले। गवर्नमेंट ने एक कार्ड इश्यू कराया था, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कराती है एपिक। ये जो था इसको वोटर आईडी कार्ड भी कहते हैं। ये कार्ड उन्हीं लोग को इश्यू कराया जाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। वोटर्स को जरूरत होती है जब भी वो वोट देने जाएं तो इस कार्ड को अपने साथ लेकर जाएं, आइडेंटिटी की तरह, कि भाई हमारे नाम पे कोई और वोट देने नहीं आया है, हम ही वोट देने आए हैं। और जो कार्ड होता है वो कंपलसरी नहीं हुआ है अभी तक, पर ये इसके कुछ और प्रूफ्स आप दिखा सकते हो, आधार कार्ड दिखा सकते हो, राशन कार्ड दिखा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कोई भी इंसान इलेक्शन में कैसे खड़ा हो सकता है, जिसको भी कोई भी इंसान जो कि वोट दे सकता है वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी बन सकता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वोट देने के लिए मिनिमम एज होती है 18 इयर्स और इलेक्शन में खड़े होने की मिनिमम एज होती है 25 साल। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, ठीक है, और पार्टी सिंबल भी मिल जाता है। जब किसी भी इंसान को पार्टी सपोर्ट मिलता है तो पार्टी नॉमिनेशन को हम कहते हैं टिकट। कभी पार्टी का टिकट मिल जाता है बड़ी पार्टी का तो वो उसकी तरफ से उसके बिहाफ पर इलेक्शन लड़ता है। और कैंडिडेट जो होते हैं अकेले भी खड़े हो सकते हैं, यानी अपनी पार्टी बनाकर भी खड़े हो सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं बीजेपी या कांग्रेस में जाकर जुड़ सकती हूँ, मुझे उनका टिकट मिल गया, या फिर मैं अपने पेन को अपना सिंबल बना लूं और मैं अपनी पार्टी से अपना अलग इलेक्शन लड़ूं, ठीक है। तो ये होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कंपलसरी करी हैं, कुछ रूल्स कंपलसरी करें कि जो भी इंसान इलेक्शन में खड़ा होगा उसे कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, यानी पब्लिक को बतानी पड़ेगी। उसकी एजुकेशन कितनी है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, और क्या वो किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, और वो ताकि वोटर्स को पता हो कि वो किस तरह के इंसान को वोट दे रहे हैं। अब इलेक्शन कैंपिंग पढ़ते हैं। इलेक्शन कैंपिंग क्या होता है। इलेक्शन कैंपिंग कंडक्ट कराया जाता है और ये फ्री और ओपन डिस्कशन होता है ताकि लोग जान सकें कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है। वो रैली करते हैं, जो इलेक्शन कैंपेन में जो लीडर्स होते हैं वो रैली करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, और इलेक्शन कमीशन इसके लिए उनको 2 हफ्ते का टाइम देता है इलेक्शन कैंपेनिंग करने का, कि आप उसमें वादे कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वादे करती हैं और फोकस करती हैं बिग इश्यूज पर, ताकि वो पब्लिक का सपोर्ट और अटेंशन पा सके।
अब फेमस और सक्सेसफुल स्लोगन्स कुछ थे, वो क्या थे, तो आइए देखते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन में 1971 में एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। ये दिया था इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से। 1977 में एक स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी, जो कि दिया था जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी से। बंगाल असेंबली इलेक्शन 1977 में दिया था, लैंड टू द टिलर बाय लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट का उससे दिया था पार्टी से, लैंड टू द टिलर स्लोगन का नाम था। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 1983 में एक स्लोगन दिया गया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, जो कि एनटी रामाराव ने दिया था, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से थे। अब ये कुछ सक्सेसफुल स्लोगन थे जो कि इलेक्शन के टाइम पे यूज किए गए थे। व्हाट कैन पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट नॉट डू ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या नहीं कर सकते, वो वोटर्स को पैसे देकर वोटर्स को नहीं खरीद सकते और वोट नहीं मांग सकते। वोटर्स को जो है रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते, और ना ही वो इलेक्शन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 25 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता अगर वो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, और अगर वो विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह के जो भी बंदा इलेक्शन कैंपेन में अपना चला रहा है उसमें गवर्नमेंट व्हीकल्स और ऑफिशियल्स का यूज नहीं कर सकता। इलेक्शन प्रोपेगेंडा किसी भी वर्शिप वाले प्लेस पर मस्जिद या मंदिर के पास जाकर, चर्च के पास जाकर अपना इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं शुरू कर सकता। अगर एक बार इलेक्शन जो है अनाउंस कर दिए जाते हैं तो मिनिस्टर्स जो हैं कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब सब कुछ हो गया, अब वोट्स काउंट करने की बारी आई। ये फाइनल स्टेज होता है जिस दिन लोग जो है वोट देते हैं, वोटिंग डे होता है, इलेक्शन डे होता है। हर एक इंसान जो है वो वोटर लिस्ट जिसमें उसका नाम होता है अपने पास वाले पोलिंग बूथ के पास जाता है, जो कि कोई भी लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ पे वोटर्स अपना वोट देते हैं। अब एक बार जब इंसान पोलिंग बूथ के अंदर चला जाता है तो जो इलेक्शन ऑफिशियल होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वही सेम पर्सन आया ना वोट देने के लिए, कोई और तो नहीं आ गया, और उसकी फिंगर के ऊपर एक मार्क लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि वो एक बार वोट दे चुका है, और फिर जो है वो अपना वोट दे देता है। उसके बाद कैंडिडेट जो अपने कुछ एजेंट्स को अपॉइंट कराते हैं पोलिंग बूथ के अंदर ये देखने के लिए कि वोटिंग सही से हो रही है फिर नहीं हो रही है। अब बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बैलेट पेपर, पहले बैलेट पेपर पर होता था वोट। बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता था जिसमें जो है नेम्स दिए होते थे सबके, इस तरह से होते थे बेसिकली, ऐसे शीट ऑफ पेपर होता था। इधर सिंबल्स रहते थे, नेम्स रहते थे, और यहाँ पे ब्लैंक्स रहता था। यहाँ पे स्टैंप लगानी होती थी, ठीक है, तो स्टैंप लगानी होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया। बैलेट पेपर पहले यूज किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट्स को रिकॉर्ड करती है, जैसे इधर पे जो है सिंबल, नेम और यहाँ पे बटन होता है, और जिस भी पर्सन को आपको वोट देना है बस उसके आगे का बटन को प्रेस करो, एक लिस्ट ऊपर की तरफ आती है आपको दिखाने के लिए कि आपने इसको वोट दिया है, टू वेरीफाई, एंड देन वो लिस्ट नीचे गिर जाती है कि भाई आपने इसको वोट दे दिया। अब वोट होने के बाद क्या होता है, ईवीएम को सील कर दिया जाता है, एक सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है, उसके बाद काउंटिंग होती है। अब एजेंट्स जो होते हैं जब काउंटिंग हो रही होती है ना तो वहां पे भी एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं सभी कैंडिडेट की, ये देखने के लिए कि वोट काउंटिंग सही से हो रही है फिर नहीं हो रही है। जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर करता है वोट्स, उसकी पार्टी हो जाती है, वही पावर में आ जाता है। अब इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे है, इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे, टंग ट्विस्टर हो जा रहा है कहीं। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है? ओके, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले तो हाँ का इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो भी आउटकम निकलता है इलेक्शन का उसको सब एक्सेप्ट करता है। इसको डिटेल में देखते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराती है, जो कि होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपने खुद के डिसीजन लेता है, उसको किसी को भी जवाबदेह नहीं होना होता, उसको किसी को भी आंसर नहीं करना होता है। इलेक्शन कमीशन उसी तरह की पावर एंजॉय करता है जैसी पावर जुडिशरी के पास होती है। जुडिशरी पे बहुत पावर होती है, वैसे इलेक्शन कमीशन के पास भी होती है। आई एम सॉरी। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट इंडिया के। अपॉइंटमेंट के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो किसके कंट्रोल में हो जाता है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता।
अब कुछ पावर और फंक्शन क्या क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपने डिसीजन जो है उसके डिसीजन को जो है सब कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो डिसीजन लेता है, और कहाँ पे कब इलेक्शन होना है कहाँ पे नहीं होना है वो सब कौन कंट्रोल करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। कोड ऑफ कंडक्ट वो कहता है भाई देखो बात ऐसी है गवर्नमेंट से कि मैं जो भी लॉ बनाऊंगा वो तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसा कहेंगे कि ये जो है यहाँ की जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये पता लगाने के लिए कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो इसके लिए आप यही देख लो कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी ज्यादा पावर है। जितनी ज्यादा पावर इलेक्शन इंडिया का इलेक्शन उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन होता है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहता है कि पावर अपने जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे इलेक्शन जीतने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे जो भी होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होते हैं। अगर वोटिंग फ्री और फेयर मैनर में नहीं हो रही है तो इलेक्शन कमिश्नर ये ऐलान कर सकता है कि फिर से वोट होंगे, फिर से इलेक्शन होंगे। ठीक है, उसकी इतनी पावर होती है और कोई इससे सवाल जवाब नहीं करेगा। कैमरा स्टेबल नहीं हो रहा है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इंडिया का जो वोटर टर्नआउट फिगर है ये है और ये यूरोपियन कंट्रीज का है। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडिया का बढ़ते ही जा रहा है और यूरोपियन कंट्रीज का गिरता जा रहा है, यानी इनका ग्राफ जो नीचे आ रहा है, यानी यहाँ के लोग जो है इलेक्शन को लेके ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के तो हैं भाई। नाउ इंडिया जो एक पुअर और इलिटरेट कंट्री है जो कि अनप्रिविलेज पीपल इन वोट, यहाँ पे जो है अमीर लोग से ज्यादा वोट जो है गरीब लोग देने के लिए आते हैं, लेकिन अमीर लोग भी वोट करते हैं। ओवरऑल ज्यादा पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो वोट देने जाती है। कॉमन पीपल जो होते हैं वो इंडिया के वोट करते हैं क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट को लेकर, और ये जो भी सोचते हैं कि जो भी ये पॉलिसीज लाएंगी गवर्नमेंट वो इनके हक में होगी, और वो ऐसा ये भी सोचते हैं कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है कंट्री को चलाने के लिए, तो दैट्स व्हाई भी वो वोट देने आते हैं। अब इलेक्शन आउटकम का एक्सेप्टेंस, जो भी इलेक्शन का आउटकम आता है, जो भी पार्टी जीतती है उसको सब एक्सेप्ट करते हैं। अगर इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में नहीं होता तो आउटकम्स को कोई भी रूलिंग पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये बताते हैं कि फ्री और फेयर मैनर में होता है। इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज है वो अगर इलेक्शन जो है रेगुलरली जीतती भी और हारती भी है 5 से 10 साल पे, और यूएसए में क्या होता है जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत ही रेयरली इलेक्शन हारते हैं, लेकिन इंडिया में हाफ ऑफ सिटिंग एमपी और एमएलए की चेंज होती रहती है। अब इलेक्शन जो होता है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं वोट्स खरीदने के लिए और क्रिमिनल कनेक्शंस के लिए। लूज इलेक्शन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गलत है। ओके, इलेक्शन आउटकम आर यूजुअली, देखिए एक बार और मैं इस पॉइंट को समझा रही हूँ। कैंडिडेट्स हु स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू बाय वोट एंड क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि ज्यादा पैसे स्पेंड करता है वोट्स खरीदने के लिए या फिर जिसका क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो अक्सर इलेक्शन हार जाता है। क्लियर है। अब जो इलेक्शन का आउटकम होता है वो यूजुअली एक्सेप्ट कौन करता है, डिफीटेड पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है बिना किसी भी उसके, क्योंकि वो ये जानती है कि ये फैसला किसने लिया है, पब्लिक ने लिया है, तो हमें उसे मानना ही पड़ेगा, तो उसकी रिस्पेक्ट करती है और मान जाती है। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के वो देखते हैं। इंडिया की जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, बट कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, हर चीज में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं, तो इसी तरह से शॉर्टकमिंग्स होती हैं हमारे इलेक्शन में भी। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स और पार्टी जो होती है वो बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी लगाती है, के साथ एंजॉय करती है बिग और अनफेयर एडवांटेज, जिसकी वजह से स्मॉलर पार्टीज कभी भी आगे नहीं आ पाती। जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन होता है वही जो है उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है, और कुछ फैमिलीज में तो ऐसा होता है, कुछ में कि फैमिलीज यानी कि पूरी पुश्त ही टिकट लेके चली आ रही होती है, फैमिली ही रूल कर रही होती है, एक तरह से सबको टिकट मिला होता है। इलेक्शंस जो होते हैं उसमें काफी थोड़ी सी चॉइसेस होती हैं, पार्टीज में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता, सब एक ही तरह की होती हैं। स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बड़ी पार्टीज हमेशा आगे रहती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लगा पाती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ये वन शॉट लेक्चर मैंने रखा था ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, और आई होप आपको ये अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और यह नेक्स्ट लेक्चर ग्रेविटेशन पे होगा। Okay, take care. Bye-bye. Have a nice day.